So I'm sorry, there was a slight disruption. My mic got discharged. Okay, so हम पढ़ रहे थे कि देर आर सम कॉन्सेप्ट दैट इंस्पायर्ड डेविस। जिन जो मतलब जब डेविस अपनी स्टडीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ही इज इंस्पायर्ड बाय सम कॉन्सेप्ट। अब वो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे वो इंस्पायर्ड थे, तो पहले उनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म बाय जेम्स हटन, देन ग्रेजुअलिज्म ऑफ डार्विन एंड द बेस लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ पोवेल। ब्रीफ में बता देता हूँ। जेम्स हटन कहते हैं दैट द प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। मतलब जो प्रोसेसेस आज ऑपरेट हो रही हैं विच आर इन द प्रेजेंट डे, जो आज हो रही हैं, आप इन्हीं को इनक्रिप्ट करके रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट में क्या प्रोसेसेस ऑपरेट हुई होंगी, क्योंकि दीज प्रोसेसेस आर ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक मैनर, है ना, जिसमें कोई अलग एक सेपरेट बिगनिंग और एक सेपरेट एंड और फिर एक अलग सेपरेट बिगनिंग और सेपरेट एंड नहीं होता है। दीज आर इन साइक्लिक इन नेचर। सो आज का पास्ट अगर आप पता कर लोगे तो, सॉरी, आज के प्रेजेंट के अगर आप डिकोड करोगे तो आपको कल का पास्ट पता चल जाएगा, और जो आज का प्रेजेंट है दैट विल बी द पास्ट ऑफ द टुमारोज, है ना। तो इस तरीके से यू कैन रिकंस्ट्रक्ट थिंग। सो दिस इज बेसिकली अ अप्रोच। तो उसमें वो कहते हैं प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट एंड देर इज नो वेस्टीज ऑफ अ बिगनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन एंड। अब दिस इंस्पायर्ड द साइकिल एनोलॉजी ऑफ डेविस, है ना। तो दिस वाज वन of his motivation. Then second motivation, the second inspiration which Davis took was from Darwin. Darwin's concept of gradualism. इसको मैं समझाता हूँ। So suppose this is a newborn baby, ठीक है। This is, he is basically growing. He grows into a teenager, then a mature person, then he starts getting older and, sorry, what happened? अरे एक second. So this was a small kid, a teenager, a mature young person, and maybe a old person in a senile stage. There are certain characteristics associated with these stages. यहाँ पे ही, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मान लो कि ये मेल होता, सो यहाँ पे तो ही हैज़ अ क्लीन फेस। यहाँ पे ही हैज़, अगर एक फीचर ऐड करेंगे तो यहाँ ही हैज़ ग्रोन बियर्ड में भी, है ना। देन फिर यहाँ पे आएंगे, देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस। अभी सिर्फ स्किन स्किन एक कॉस्मेटिक चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशंस पे अलग अलग चेंज होंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो सेम इंसान के फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे स्किन बहुत फ्रेश रहती है, यहाँ पे उतनी फ्रेश नहीं होती। सो देयर आर सर्टन चेंजेस, ठीक है। और दीज चेंजेस कैसे हो रहे हैं? ये ग्रेजुअली हो रहे हैं ना। ये एक दिन में तो, या क्लीन फेस से बियर्ड नहीं आ गई, बियर्ड से फेस थोड़ा सा टेक्सचर नहीं चेंज हो गया और एकदम ही रिंकल्स। ये एक दिन की तो बात नहीं है, एक महीने की भी नहीं है, एक साल की भी नहीं है, जस्ट टेक टाइम्स, है ना। और ये जो चेंजेस हैं, क्या ये प्रिडिक्टेबल नहीं है? ऑब्वियसली यू कैन प्रिडिक्ट ना कि इफ अ 1 ईयर बॉय, अगर ये जब 16-17 की एज हिट करेगा तो इसकी बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये शायद 55 या 60 क्रॉस करेगा तो शायद इसके रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो चेंजेस हैं, आरंट दे प्रिडिक्टेबल? मतलब प्रिडिक्टेबल क्या, हमें पता ही है ना कि ऐसे ही होता है। और क्या एक टाइम हमें नहीं पता कि ये कब होता है? तो हमें ये भी पता है कि वो कब होता है। तो बस डार्विन का ग्रेजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज एज सिंपल एज दिस। ही सेज ग्रेजुअलिज्म में चीज़ें इवॉल्व होती हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, और जो सेट ऑफ चेंजेस होते हैं दे आर प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ चेंजेस एंड देयर इज अ टाइम कंट्रोल। कि जो भी चीज़ इवॉल्व हो रही है उसके प्रिडिक्टेबल होते हैं चेंजेस, एंड दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद अ टाइम, सो देयर इज अ टाइम कंट्रोल। अब किसी के बच्चे के रिंकल्स बचपन में तो नहीं आ सकते ना नॉर्मली। तो दिस ऑल्सो इंस्पायर्ड द साइकिल concept of Davis. Then the last concept which inspired Davis was Powell's base level. Base level is basically a lowest level where rivers terminate. Up suppose, for example, a river starts from here and this is the base level. तो मतलब बेसिकली दिस इज द पॉइंट, वहाँ पे यहाँ पे आके रिवर टर्मिनेट होगी, मे बी बड़े से ओशन में जाके मिल जाएगी। इसके बाद इट हैज़ नथिंग टू डू मोर। ये सिर्फ इनकलकेट हो जा रही है एक ओशन में। दिस, इतना पूरे एरिया में दिस हैज़ अ रोल टू प्ले।
सो दिस पॉइंट जहां पे द रिवर टर्मिनेट्स ना, इसको पोवल ने बोला था बेस लेवल। इस कॉन्सेप्ट को डेविस ने ऐसे यूज किया है कि डेविस सेड दैट द टेंडेंसी ऑफ द रिवर टू मीट द बेस लेवल इज व्हाट ड्राइविंग द cycle of erosion. So Davis said this tendency of river drives the cycle of erosion. So these three concepts which inspired Davis has multiple traces in the theory of Davis. तो अब हमें ऑब्जेक्टिव पता है डेविस का क्या था, देन वी ऑल्सो नो कि व्हाट इंस्पायर्ड डेविस टू राइट अबाउट इट। अब थोड़ा सा डेविस का देख लेते हैं, व्हाट डिड डेविस सेड। सो सर विलियम मॉरिस डेविस, so he said landform are a product of structure, process and stage. This is in geography generally called as the Davis trio. Structure में what he's talking about, he's talking about the internal properties, क्या composition है, क्या rigidity है, क्या fluidity है, all those things वो structure में। तो he is saying landform तीन ही चीज़ों से बनते हैं, स्ट्रक्चर से, प्रोसेस से, स्टेज से। स्ट्रक्चर मतलब व्हाट इज देयर कंपोजिशन, प्रोसेस मतलब किस मैकेनिज्म से बने, एंड स्टेज मींस कितना टाइम लगा है उनको उस शेप में पहुंचने में जिस शेप में हम उन्हें आज देख रहे हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो टाइम फैक्टर इज द स्टेज। स्ट्रक्चर हम समझ गए क्या था। प्रोसेस इज बेसिकली द मैकेनिज्म, या तो एंडोजेनिक होगा या एक्सोजेनिक होगा। डेविस ने एंडोजेनिक प्रोसेसेस को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट किया है, लाइक ही इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। एक दो इंस्टेंस होंगे जहाँ पे मतलब ऐसा वो अप्रिशिएट करते हैं या एटलीस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ हुआ है एक आध इंसिडेंट्स पे एंडोजेनिक फोर्सेस, बट वो उस पर बात नहीं करेंगे कि वो क्या था क्यों था। पूरा कंप्लीट नेग्लेक्ट है, हिज फोकस इज ऑन एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। एंड देन द टाइम, द स्टेज, द रोल ऑफ टाइम। तो रोल ऑफ टाइम को जियोमॉर्फोलॉजी में इंट्रोड्यूस करने वाले ही डेविस थे। तो रोल ऑफ टाइम, स्टेज मतलब क्या होता है, इट इज द रोल ऑफ टाइम, हाउ द लैंडफॉर्म इवॉल्व्स और देयर इज टाइम डिटरमिन्ड स्पेसिफिक चेंजेस। ये कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए होंगे डेविस को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी इस चीज़ की, और ये उनके थ्योरी में क्यों है। नाउ अब ये टाइम वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं डिबेट मतलब थोड़ा सा टॉपिक से डाइल्यूट हो रहा हूँ, आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है फिलहाल के लिए। कुछ डिबेट्स रही हैं, कुछ जोग्राफर्स कहते हैं टाइम इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं टाइम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ कहते हैं टाइम इंपॉर्टेंट है पर ये डेविस का और ये साइकिल वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली डेविस और एलसी किंग कहते हैं कि टाइम इज इंपॉर्टेंट। ये दो इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं। देन द पीपल हु प्रोपोगेट टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरीज आर Walter Pink and Stroller, and then the people who says that time is important, not the cycle concept. These two guys are JT Hack and Shrum. इनको हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ अभी मैंने बता दिया so that you appreciate the topic better. अब हमने जान लिया डेविस का पूरा माइंडसेट देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, इंस्पिरेशन देख लिया, क्या बोल रहे हैं वो देख लिया। अब स्टेजेस देख लेते हैं कि डेविस की साइकिल चल कैसे रही है। सो डेविस, सॉरी, द स्टेजेस एंड द एसोसिएटेड फीचर इन डेविस साइकिल ऑफ इरोजन। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड और समझते हैं। डेविस थे, डेविस एक अमेरिकन जोग्राफर थे मैंने बताया, तो वो यूएस में स्टडी कर रहे थे। अब यूएस के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, कूल कंडीशन, टेम्परेट कंडीशन, these are the idealistic conditions, these are the idealistic conditions for the fluvial agent of erosion। तो जो डेविस की स्टडीज हैं दे आर बेस्ड ऑन द फ्लूवियल और द रिवर प्रोसेसेस, इसीलिए इनको फ्लूवियल थ्योरी या साइकिल ऑफ रिवर इरोजन भी बोलते हैं। अब जो मैंने बोला था कि इन्होंने कहा इनका गोल क्या था, एक थ्योरी ऐसी स्टैब्लिश करनी है जो ग्लोबली अप्लाई हो जाए। तो इन्होंने ये साइकिल ऑफ इरोजन, क्योंकि यूएस के कंडीशंस वो हैं वहाँ ये एप्लीकेबल है, तो इन्होंने उस चीज़ को उठाया और इसको जनरलाइज कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है, और इसको बोला कि ये नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। अब वाई आई सेड दैट इट वॉज नॉट रियली अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, बिकॉज ऑफ दिस ओवर जनरलाइजेशन। सच में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो कह रहे हैं बट है नहीं। एंड फिर बाद में जब उन्हें पता चलता है, मतलब बाद में जब और डिबेट्स डिस्कशन आगे बढ़ता है, थ्योरीज इवॉल्व होती हैं, तो ये जो अभी इन्होंने नॉर्मल प्रोसेस बोला है रिवर इरोजन का, बाद में ये दूसरे एजेंट्स ऑफ इरोजन को भी थोड़ा बहुत महत्व देंगे, एंड दैट टाइम उनको ये कह देंगे एबनॉर्मलिटीज, ये नॉर्मल है और वो सारी प्रोसेसेस एबनॉर्मल है। ठीक है। सो डेविस के तीन स्टेज हैं फ्लूवियल इरोजन के, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड देन वी हैव द सेनाइल स्टेज। तो अब लैंडफॉर्म स्टार्ट कैसे होता है। एज पर डेविस लैंडफॉर्म ऐसे इवॉल्व होना स्टार्ट होता है कि एक फ्लैट सरफेस रहेगा, एंड देन देयर इज अ सी और ओशन मान लो आप, ये बेस लेवल है बेसिकली।
दिस इज द बेस लेवल। तो एक फ्लैट सरफेस है नियर द बेस लेवल। अब सडनली इस सरफेस में क्या होगा, देयर इज अ रैपिड अपलिफ्टमेंट। ये सरफेस यहाँ से ऐसे उठ गया। अब ये क्यों हुआ है, ये ऑब्वियसली ये वो इंसिडेंस है कि ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से हुआ है ना। लेकिन क्यों हुआ है, एंडोजेनिक क्यों हुआ है, उन्हें भी पता था पर उन्होंने उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि ही वॉज बेसिकली नेग्लेक्टिंग दोज थे एंडोजेनिक मैकेनिज्म्स। अर्लियर स्टडीज में नेग्लेक्ट हुआ है एंडोजेनिक मैकेनिज्म, तो उन्होंने बोल दिया भाई मुझे नहीं पता कैसे उठ गया, बस ये उठ गया। और ये उठ गया है और अब उठ के ये स्टेबल हो जाएगा। ये उठने के बाद क्या होगा, एक प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी की स्टेज आएगी। ये भी डेविस का अजम्पशन है। मैंने पहले ही बोला था जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब डेविस की बोली हुई बातें हैं, जरूरी नहीं है सब सच हो। क्योंकि प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी में वो ये कह रहे हैं कि ना तो एंडोजेनिक फोर्सेस अब एकदम निल हो गई हैं, रुक गई हैं, और उनके रुकने के बाद द एक्सोजेनिक रोल हैज स्टार्टेड। असली में ऐसा होता नहीं है कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस पहले एक माउंटेन लिफ्ट कर दें उसके बाद एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ऑपरेट करना शुरू करें। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती हैं। एंड प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ही खुद में गलत था, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे कन्वेक्शन मेंटल प्ल्यूम के जो सेल्स होते हैं ये तो घूम ही रहे हैं, तो ये तो फर्दर अपलिफ्टमेंट करते रहेंगे। यू हैव द एग्जांपल ऑफ एंडीज, आप हिमालयास देख लो, हिमालयास की हाइट बढ़ रही है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हिमालय बन गए, अब क्रस्ट स्टेबल है, हिमालय इतनी हाइट पे है, अब नदियां इसको इरोड करना शुरू करेंगी या विंड इसके साथ कुछ इरोजन करेगी। ये तो साथ में ही होता रहेगा, तभी तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। बट वो छोड़ते हैं, डेविस क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। डेविस अज्यूम कि भैया प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी है, तो एक फ्लैट सरफेस था, रैपिड अपलिफ्टमेंट हुई और अब एक प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी का फेज आ गया। एंडोजेनिक फोर्सेस अब खत्म है, अब अकेले एक्सोजेनिक फोर्सेस आराम से ऑपरेट करेंगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एजेस। सबसे पहली चीज इस डायग्राम को समझने के लिए मैं ये बता दूं कि दिस इज आर पेरेंट लैंडफॉर्म। मतलब ये वो लैंडफॉर्म है, ये जो ब्राउन में दिख रहा है ना, दिस इज द लैंडफॉर्म। आप इसके एक माउंटेन या रिज मान सकते हो, माउंटेन मानो। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज, ये वाला प्लेटफॉर्म, ये वाला जो माउंटेन है और ये वाला जो माउंटेन है, ये दोनों अलग नहीं है। इसको ऐसा समझना, ये मैंने आपको 2015 का माउंटेन बताया है, ये 2050 में कैसा दिखेगा वो बताया है, और ये 2080 में कैसा दिखा बताएगा बताया है। अब एग्जैक्ट ये टाइम मत लेना, चलो मैं एग्जांपल सुधार देता हूँ। दिस वॉज 3 मिलियन ईयर्स अगो, दिस वॉज 2 मिलियन ईयर्स अगो एंड दिस वॉज 1 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, मगर माउंटेन वो सेम ही है, ये तीन अलग अलग माउंटेन नहीं है, ये सेम माउंटेन है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आई होप आपको ये डायग्राम बेटर समझ में आएगा। तो यूथ स्टेज पे क्या होता है डेविस के, दिस इज बेसिकली द लैंड फॉर्म। यूथ स्टेज पे यहाँ से मान लो रिवर ओरिजिनेट, मतलब रिवर स्टार्ट्स मूविंग डाउन। ठीक है, तो एक दो तरीके की हाइट होती है, एक होती है एब्सोल्यूट हाइट, जो इस माउंटेन की है। एब्सोल्यूट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम द बेस टिल द टॉप, ये जो हाइट है दैट इज द एब्सोल्यूट हाइट। और फिर जो इरोजन में जो कम हो रही है, ये जहाँ से रिवर कट कर रही है, तो जो रिवर का बेस है, रिवर के बेस से लेके जो भी ऊपर तक का बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, दिस इज बेसिकली योर रिलेटिव हाइट, की असली में यहाँ तक होनी थी अब लेकिन कट के यहाँ तक आ गई है, तो दिस इज द रिलेटिव हाइट। तो यूथ स्टेज में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट हाइट है ना वो कांस्टेंट ही रहती है। ये सिर्फ मैंने रिलेटिव हाइट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई है। एक्चुअल में एब्सोल्यूट हाइट जो ये वाली जो पीक्स हैं, ये हाइट कांस्टेंट रहेगी, ये कम नहीं होगी। लेकिन ये जो रिलेटिव हाइट है ये इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज क्यों होगी, पहले ये इतनी थी, फिर रिवर ने और कट किया, इतनी हो गई, रिवर ने और कट किया, इतनी हो गई। तो एब्सोल्यूट हाइट अभी भी मेंटेन्ड है मगर रिलेटिव हाइट कम है। रेदर मुझे लगता है बेटर डायग्राम ये होता कि कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनाता कि ये वो पार्ट है जो कट हुआ है, इतना बड़ा नहीं है, ये वो पार्ट है जो रिवर ने काटा है। तो एब्सोल्यूट हाइट तो इसकी अभी भी यहीं पे है, मगर जो रिलेटिव हाइट है वो कम हो गई है। आप इसको ऐसे एज्यूम करिएगा, इतना नैरो है क्योंकि इतना, मतलब मैंने थोड़ा सा वाइड वैली काट दिया पर बहुत वर्टिकल और बहुत स्टीप होता है ओरिजिनल में। तो आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर डायग्राम, इतना माने आप उसको कि एब्सोल्यूट हाइट अभी भी माउंटेन के जो दो पीक्स हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
वो उतने ही बड़े हैं, मगर ये जो रिलेटिव हाइट है, ये जो डीपनिंग हो रही है, वैली डीपनिंग हो रही है, ये इंक्रीज कर रहा है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। तो अब डायग्राम में अपने हिसाब से आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना। सो फिर यूथ स्टेज खत्म होता है, इसके मैं फीचर्स भी बताऊंगा, अभी समझ लेते हैं सिर्फ क्या हो रहा है। फिर अर्ली मेच्योर स्टेज आता है। अर्ली मेच्योर में रिवर स्टार्ट्स कटिंग मोर, है ना, तो एब्सोल्यूट हाइट भी कम होगी। अब ये जो ऊपर का समिट है ना, ये भी कम होता जाएगा। यहाँ से डायग्राम सही है, पहले ये इतना था, ऊपर तक जाता था, अब ये और कम हो गया है, ये धीरे धीरे। अब आप देख रहे हो ये माउंटेन जो पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, कुछ टाइम बाद और छोटा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करते ही पूरा ही छोटा होगा। तो अर्ली मेच्योर स्टेज में एब्सोल्यूट हाइट ऑफ समिट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड द रिलेटिव हाइट इज स्टिल इंक्रीजिंग। देन आफ्टर द अर्ली मेच्योर स्टेज एक लेट मेच्योर स्टेज आएगा, जब यू सी दिस माउंटेन इज नाउ ऑलमोस्ट बिकेम लो लाइंग रेसिडुअल हिल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत छोटा हो गया है। इसमें क्या होगा, इसमें इसकी एब्सोल्यूट हाइट तो कम हो ही रही है, वो तो आपको दिख ही गया है। अब रिलेटिव हाइट भी कम हो रही है, क्योंकि अगर मानो कि ये अगर ग्राउंड लेवल होता, तो रिलेटिव हाइट पहले तो ज़्यादा थी, लेकिन अब तो ग्राउंड के पास पहुंच गई है, तो अब बची नहीं ना कुछ। तो रिलेटिव हाइट भी कम हो रही है एंड एब्सोल्यूट हाइट ऑफ समिट दोनों कम हो रहे हैं। अगर ये चीज़ आप विजुलाइज करके समझ पाए तो समझना, अगर नहीं समझ आए 2-3 बार देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो रट लेना। उसके बाद लेट मैच्योर के बाद आएगा ओल्ड या सेनाइल स्टेज। सेनाइल स्टेज में ये जो रेसिडुअल हिल्स थे, ये तो एकदम खत्म हो गए, अब एक फ्लैट प्लेन बचा है, कुछ रेसिडुअल छोटे बहुत ब्लॉक्स बच रहे हैं, एक रेसिडुअल हिल ही मान सकते हैं इनको, वो बच रहे हैं। तो एब्सोल्यूट हाइट तो खत्म हो गई है, रैपिड हाइट हैज इमेंसिवली डिक्रीज्ड एट अ वेरी 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 हाई रेट, ऐसा समझ सकते हो। और ये जो प्लेन्स बच रहे हैं ना, इसको डेविस, इसके कई नाम हैं, पेनी प्लेन, पेड प्लेन, अभी बताऊंगा। और ये जो स्ट्रक्चर बच रहा है, जो रिमेनेंट्स दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज मोनैडनॉक्स। अब लेट अस सी द स्टेजेस और उनके डिटेलिंग्स देख लेते हैं। सो स्टेजेस एंड द फीचर्स, पहले पूरा यूथ बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत फास्ट रिवर है, बहुत स्टीप स्लोप बनेगा, स्ट्रीम लेंथनिंग होती है, सिर्फ डाउन कटिंग हो रही है, वर्टिकल इरोजन हो रहा है, लैटरल इरोजन नहीं हो रहा है। वी शेप की वैली बनेगी और वैली डीपनिंग होगी। लैंडफॉर्म्स क्या है यहाँ पे, जॉर्ज है, कैनियंस हैं, रैपिड वाटरफॉल है, ठीक है, कैट्राजेट्स हैं। फिर एक थालवेक भी होता है, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। आई होप ये इतना बेसिक आपको पता होगा। थालवेक जो रहेगा, जो यहाँ पे स्लोप टाइप है, वो रहेगा कॉन्वेक्स। देन मेच्योर में स्लोप ऑफ लैंड जो है वो रिलेटिवली डिक्रीज होगा, वाटर बढ़ेगा, अब ये वाटर वाइड भी होता जाएगा, फिर वैली की भी वाइडनिंग होगी, और फिर अब सबमिट इरोजन भी होने लगेगा, कि एब्सोल्यूट हाइट भी कम होगी। यहाँ पे तो कांस्टेंट थी, या कम तो नहीं हो रही थी, यहाँ बहुत तेज कम होगी। फिर मियांडर्स यहाँ पे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि उनमें से ऐसे ऑक्सबोल एक कट जाए अलग, नॉर्मली मियांडर होंगी, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप टाइप होगा रेक्टिलिनियर। फिर आएगा हमारा ओल्ड स्टेज, रिवर बहुत लार्ज हो जाएगी, इट विल बी वेरी क्लोज टू द बेस लेवल, अब वैली डीपनिंग स्टॉप हो गई है, वो सिर्फ समिट को काट रही है, बहुत तेज काट रही है, सी रिलेटिव हाइट इज डिक्रीजिंग वेरी वेरी रैपिडली, है ना। एंड अब रिवर इज मोर एंगेज इन फ्लैटनिंग ऑफ द लैंडस्केप, ये फ्लैटनिंग कर रही है ना, फ्लैट प्लेन बनाने वाली है ये, तो इट इज मोर engaged in land flattening. अब डेविस डिड नॉट टॉक अबाउट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। भाई अगर ये रिवर आई है वहां से यहाँ तक, तो रिवर ऐसा तो होता नहीं, रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स और चार चीज़ें और लाती हैं, तो ये एक डिमेरिट भी आप गिन सकते हो। एक तो ओवर जनरलाइजेशन तो था ही उनकी थ्योरी में, है ना। अब एक ये भी है कि उन्होंने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को तो निगलेक्ट ही कर दिया, कि भाई रिवर आएगी तो यहाँ पे एल्यूवियल कौन बनाएगी, फ्लड प्लेन बनाएगी, कुछ तो बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, क्या बनाएगी। तो ही हैज़ इग्नोर्ड दैट, उन्हें नहीं पता क्या बनाएगी। यहाँ तो उनके में तो ओल्ड स्टेज सेनाइल स्टेज में एक फ्लैट लैंडफॉर्म बन जाता है, पेनी प्लेन उन्होंने उसका नाम दे दिया है इस वाले को, पेनी प्लेन, बस खत्म। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे एस्चुरी बन रही है, डेल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, उस पर बात ही नहीं करी है। तो रिमेंबर मैंने बोला था ही इज गिविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बट नॉट रियली, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट वाई नॉट रियली।
फिर पेनी प्लेन, जस्ट बिफोर द लैंडस्केप कंप्लीटली फ्लैटन देयर इज अ जेंटल स्लोप कॉल्ड एज पेनी प्लेन। इसका एग्जांपल है इंडिया में का तेलंगाना प्लेट्यू। और फिर मोनाड रॉक्स मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे कॉनकेव हो जाता है स्लोप टाइप। अब डेविस का एक क्विक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आप समझ तो गई हैं मेजर पॉइंट्स। फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजिकल थ्योरी है, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन टाइम स्टेज बेस्ड डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया है। हिस्टोरिकल अप्रोच है, साथ में जेनेटिक थ्योरी बोलते हैं इन चीज़ों को। सिंपल एंड लॉजिकल मॉडल है, ठीक है। हिज ये याद रखना, हिज मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम एनोलॉजी वेयर चेंजेस आर सीक्वेंशियल प्रेडिक्टेबल टुवर्ड्स वन फाइनल टर्मिनस विच कैन नॉट बी रिवर्स। ये खुद में एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है असलियत में। देन लिमिटेशंस क्या है, नॉट रियली कॉम्प्रिहेंसिव। क्या क्या इग्नोर कर दिया भाई, डेन्यूडेशन इग्नोर कर दिया आपने, ठीक है। स्ट्रक्चर को भी आपने इग्नोर कर दिया। इन्होंने, हालांकि इन्होंने स्ट्रक्चर और स्टेज की बात करी, स्ट्रक्चर स्टेज प्रोसेस की बात करी है, पर उसमें भी इन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस तो स्टेज यानी टाइम पे दिया है। एक तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को भी इग्नोर किया है। फिर एंडोजेनिक फोर्सेस को तो आपने जानबूझ के नेग्लेक्ट किया ही है, ओवर जनरलाइजेशन किया है। फिर आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी, प्रोलॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी, ठीक है, विद अनचेंजिंग बेस, ये गलत है। कई बार क्योंकि बेस भी तो चेंज होता है। हो सकता है कि आपका बेस लेवल अभी यहाँ पे है, अगर ये ज़मीन का अपलिफ्टमेंट हो गया तो बेस लेवल तो आपका चेंज हो जाएगा ना, या वाटर लेवल राइज हो गया तो भी चेंज हो जाएगा, अभी बताऊंगा उसके बारे में। फिर फ्लूवियल डिपोजिशन को उन्होंने इग्नोर कर दिया कि रिवर आ रही है तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी तो बनाएगी। रेडेड आइलैंड हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, वो भी बनाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू डेविस उन्होंने कहा था कि इरोजन विल ओनली स्टार्ट आफ्टर अपलिफ्टमेंट, कि भाई एंडोजेनिक फोर्सेस का काम हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी इरोजन शुरू होगा। ऐसा नहीं होता है, वो साइमल्टेनियसली बिहेव करते हैं। तो दिस इज द एनालिसिस, ये कुछ पॉजिटिव्स हैं उनके, ये कुछ उस थ्योरी के लिमिटेशंस हैं, और थ्योरी हमने बहुत अच्छे से देख ली है। सो आई थिंक अब वी आर गुड टू गो एंड अंडरस्टैंड कि ये सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन डेविस की क्या थी। अब ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, कहाँ पे चला गया, ये अनचेंजिंग बेस लेवल। अब बेस लेवल तो चेंज हो सकता है ना, ये उनको बहुत लेटर रिकॉग्नाइज हुआ। ये 1880s 90s में उन्होंने थ्योरी दे दी थी, 10-15 साल लगे उनको रिकॉग्नाइज होने में। 1905 के आसपास, या शायद मैं एग्जैक्ट टाइम भूल रहा हूँ, बट उन्होंने बाद में इस चीज़ को मॉडिफाई किया एंड ही एक्नॉलेज कि एक सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन भी हो सकता है। तो ही एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी ऑफ बेस लेवल चेंजेस, पर उसको उन्होंने क्या बोल दिया, वो दोज केसेस आर एबनॉर्मलिटीज। अब बेस लेवल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इधर इट कैन बी बेस लेवल रिलेटिव राइज हो जाए, या तो रिलेटिव फॉल हो जाए। राइज कैसे होगा, वाटर लेवल बढ़ जाए या लैंड सबसाइड हो जाए। फॉल कैसे होगा, कि सी लेवल फॉल कर जाएगा या लैंड अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। अब अगर बेस लेवल राइज कर रहा है यानी वाटर लेवल राइज हो रहा है या लैंड सबसाइड हो रहा है, तो क्या होगा, उससे एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगी, क्योंकि वो साइकिल फास्टर कंप्लीशन कर लेगी, और उसकी शॉर्ट साइकिल होगी। एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दिस वॉज माई लैंड फॉर्म, ठीक है, दिस इज माई लैंड फॉर्म, एंड यहाँ से पानी शुरू है, दिस इज द बेस लेवल। अब इन केस तो साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती थी, साइकिल मान लो यहाँ कहीं से स्टार्ट होती थी, यूथ स्टेज, मैच्योर, अर्ली मैच्योर, लेट मैच्योर, और फिर यहाँ सेनाइल स्टेज पे आके इस पॉइंट पे आके ख़त्म होती थी। अब मान लो व्हाट इफ दिस वाटर लेवल राइजेस, ये वाटर लेवल राइज कर गया, ये यहाँ आ गया। अब ये यहाँ आ गया तो ये बेस लेवल बढ़ गया ना ऊपर, ये देखिए, ये बेस लेवल ऊपर बढ़ गया है। अब बेस लेवल ऊपर बढ़ गया तो ये साइकिल जो इतनी लंबी थी, अब ये शॉर्टन हो गई है, ये यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये कंप्लीट भी जल्दी होगी, और अब ये शॉर्ट भी है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल। ऐसे ही सेम केस होगा अगर लैंड सबसाइड हो जाता, तो अगर ये पानी ना बढ़ने की बजाय ज़मीन ही नीचे चली जाती, यहाँ से ये ज़मीन नीचे सबसाइड कर जाती और पानी ऊपर हो जाता, अल्टीमेटली तो बेस लेवल ही ऊपर होता, तो फिर साइकिल शॉर्ट हो जाती। वैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि अगर सी लेवल फॉल हो गया या लैंड अपलिफ्ट हो गया तो नेगेटिव साइकिल बनेगी, प्रोलॉन्ग साइकिल होगी। अब प्रोलॉन्ग साइकिल होगी तो इसमें सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, कि यहाँ पे रिवर रिजुविनेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बताता हूँ। सपोज दिस वॉज द लैंड, ठीक है, एंड दिस वॉज, यहाँ से बेस लेवल शुरू हो रहा था, दिस वॉज फ्रॉम वेयर द बेस लेवल वॉज स्टैंड वॉज,
स्टार्टिंग, और ये शायद उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह हो सकता है। अब जब पानी यहाँ था तो साइकिल इतनी बड़ी थी, लेकिन अगर ये पानी का लेवल फॉल कर जाएगा, पानी का नया बेस, ये पानी इधर आ गया, बेस लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पानी, बाय पानी आई मीन अ पॉइंट वेयर द रिवर इज टर्मिनेटिंग एंड usually it is into a bigger larger water body, generally oceans. तो दिस बेस लेवल हैज फॉलन। अब दिस बेस लेवल हैज फॉलन तो इस साइकिल को भी यहाँ से आगे आना पड़ेगा। और डेविस ने यहाँ तक की तो बात करी थी, मगर अब ये जब यहाँ से और आगे तक साइकिल को आना है तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन। और इसमें यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं वो होता है सबसे पहला रिवर रेजुविनेशन, कि दिस रिवर विल गेट रेजुविनेट। अब यहाँ पे भी आपको यूथ स्टेज के फीचर्स अचानक से दिखेंगे सेनाइल स्टेज के बाद। मतलब स्टेज सेनाइल चल रही होगी मगर फीचर्स यूथ स्टेज के होंगे। रिमेंबर, सेनाइल एंड यूथ टाइम के बेसिस पे नहीं होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स। अब सेनाइल लैंडस्केप में यूथ के फीचर्स आ गए हैं, ये देखिए सेनाइल लैंडस्केप यूथ फीचर। यूथ फीचर क्या है? टोपोग्राफिक डिस्कॉर्डेंस। अब ये मैं समझाता हूँ। टोपोग्राफिक डिस्कॉर्डेंस दो टाइप के होते हैं, या तो निक पॉइंट या निक वाटरफॉल्स बन जाएंगे, ये फीचर्स हैं बेसिकली, या वैली विद इन वैलीज बन जाएगा। अब ये ज़मीन थी, ये बेस लेवल था, ये बेस लेवल नीचे शिफ्ट हो गया। जब ये नीचे शिफ्ट हो गया तो सडनली रिवर बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी और उसमें वही सारे फीचर्स आएंगे जो उसकी यूथ स्टेज में थे, हमने जो देखे थे, कि अब वो बहुत डीप कट करेगी, है ना, वर्टिकली डाउन कटिंग करेगी। तो जब बेस लेवल चेंज होने की वजह से अचानक रिवर जब ऐसे निक करती है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निक, यही होता है। तो इसको बोलते हैं निक पॉइंट। अब यहाँ पे अगर बहुत ही ज्यादा ये नीचे चला गया था और एक कुछ वाटरफॉल जैसे ही बन जाएगा तो दैट विल बी नोन एज निक वाटरफॉल। दूसरा क्या है? वैली विद इन वैलीज। वैली विद इन वैलीज क्या है? सपोज दिस वॉज द ओरिजिनल वैली एंड द रिवर इस वैली के ऊपर से ऐसे मूव कर रही थी, है ना, तब बेस लेवल यहाँ पे था। सॉरी, हाँ, बेस लेवल, तब बेस लेवल यहाँ पे था। इसके आगे रिवर टर्मिनेट हो जाएगी, इससे ज़्यादा वो इरोड करेगी नहीं। अब कुछ हुआ जिसकी वजह से वो बेस लेवल, ये जो वैली थी, दिस इज द सेम वैली यहाँ पे, अब ये बेस लेवल यहाँ पे था तो रिवर ने इरोजन करना छोड़ दिया था, लेकिन ये बेस लेवल अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अचानक से यूथ स्टेज वाली चीज़ें आएंगी तो वर्टिकल डीपनिंग करेगी वो रिवर। तो यहाँ पे एक और वैली के अंदर एक वैली बन जाएगी। पहले तो ये एक वैली थी, अब उसके अंदर ये एक और वैली बन गई है, तो दैट इज नोन एज वैली विद इन वैलीज। तो ये ओल्ड बेस लेवल था, ये न्यू बेस लेवल है। अगर ये जो वैली विद इन वैलीज है ये काफ़ी सिमेट्रिकल शेप दिख रहा होगा ना, अगर ये सिमेट्रिकल इन शेप है तो इट इज़ नोन एज एंट्रेंच वैलीज। अगर ये शेप एसिमेट्रिकल होता, मतलब कुछ लुक यार, कुछ इस टाइप का होता, ये ओरिजिनल वैली, उसके अंदर एक वैली, उसके अंदर एक वैली, और उनका कुछ ऐसा शेप नहीं है, कितना एसिमेट्रिकल है। इधर तो ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल टाइप्स है, तो अगर ऐसा एसिमेट्रिकल बनेगा तो इट इज़ नोन एज इंसाइज्ड। अब डेविस ने इसके बाद कुछ और पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्नॉलेज किया है कि अदर एजेंट से भी हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा एरेट साइकिल दी, इसके बाद ग्लेशियल साइकिल दी है, पेरी ग्लेशियल साइकिल दी है, कार्स टोपोग्राफी की बात की है। ये चार और एक्स्ट्रा साइकिल्स और भी हैं जो उन्होंने बाद में दी हैं। जैसे एरेट साइकिल उन्होंने 1905 में दी थी। तो आई थिंक दिस वुड बी, आई वुड कॉल इट अ डे ऑफ। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। वे इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स हम, मुझे लगता है 45 मिनट्स में रिमेनिंग थ्योरीज को भी कर लेंगे। तो रीड दिस, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करना है नोट्स, आपको कर लें, एंड रिवाइज दिस एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।